हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न शिक्षा में। आज हम हिंदी शिक्षण जो पेडागोजी ऑफ हिंदी उसकी 4th यूनिट अधिगम के स्रोत एवं मूल्यांकन का दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं, पद्य शिक्षण। तो जैसा कि हम लोगों ने गद्य और पद्य में अंतर कर लिया था। गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है? गद्य यानी कि जो छंदों में बंधा हुआ ना हो, जो खड़ी बोली में लिखा गया हो। खड़ी बोली में पद्य भी लिखा जा सकता है, पर जो छंदों में बंधा हुआ ना हो, जैसे कहानी, निबंध, ये सब आएंगे। कहानी, निबंध, उपन्यास और एकांकी, नाटक। पर लेकिन वहीं पद्य में क्या आएगा? काव्य रूप, कविता अर्थात जो छंद में बंधी हुई हो, उसको हम पद्य कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पद्य शिक्षण, यहाँ से स्टार्ट होता है। हिंदी में काव्य जो है, हिंदी में पद्य जो है, पद्य शिक्षण यानी पद्य। तो पद्य के विभिन्न पर्यायवाची हैं, उन्हें उसे काव्य भी कहा जाता है, पद्य भी कहा जाता है और कविता भी कहा जाता है। हिंदी में प्रायः ये तीनों वर्ड एक तरीके से देखे जाते हैं, परंतु जहाँ से ये साहित्य निकला है, बात करें संस्कृत में, तो संस्कृत से शायद निकला है। तो संस्कृत से बात करें तो क्या संस्कृत में भी काव्य, पद्य एवं कविता समान है? तो वहाँ पे संस्कृत में जो साहित्य काव्य है, काव्य को संस्कृत में साहित्य कहा जाता है, यानी हिंदी में साहित्य तो संस्कृत में काव्य। तो जैसे हम कहते हैं साहित्य की दो विधाएं हैं, पद्य और गद्य। पर वही अगर बात करेंगे संस्कृत में तो कहेंगे काव्य के दो रूप हैं। एक है हमारा गद्य, दूसरा है पद्य। यानी कि संस्कृत में काव्य को साहित्य के तौर पे देखा जाता है। और संस्कृत में बात करें तो पद्य जो काव्य होगा, पद्य वो छंदोबद्ध होगा, और गद्य छंद भी हो सकता है या उसके विदाउट छंदोबद्ध भी, या छंदोबद्ध रहित भी हो सकता है गद्य। तो गद्य जो है छंदोबद्ध कैसे होगा? बात करें तो निबंध, कहानी क्या छंदोबद्ध हो सकती हैं? तो हाँ, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कविता तौर पे लिखी जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कविताओं के तौर पर लिखी जाती हैं, और उनको बहुत ही उनको मतलब अपने आनंद के तौर पर उसको पढ़ा जाता है। और पद्य की बात करें तो पद्य में तो ज़्यादातर चीज़ें छंद के रूप में ही लिखी जाती हैं, छंदों में बंध के ही लिखा जा सकता है। यानी जब हमें कविता लिखनी है या कोई दोहा लिखना है, चौपाई लिखनी है, सोरठा लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? छंद ऐड करने पड़ेंगे। छंदों में बंध के ही कविताएं लिखी जा सकती हैं, यानी पद्य लिखा जा सकता है। पर लेकिन ये हमने बात करी है संस्कृत के अकॉर्डिंग। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग बात करें, हिंदी में तो हिंदी में पद्य का अपना स्वरूप विकसित हो रहा है। जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल में हमने देखा था कि वहाँ पे जो पद्य था वो छंद से बद्ध था, यानी छंदों में लिखा जा रहा था। परंतु धीरे धीरे आते आते ये छंद टूटने लगे। छंद टूटने कैसे लगे? जब आधुनिक काल आया, तो आधुनिक काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद जैसे जो काल थे, वहाँ पे अधिकतर जो प्रयोगवाद काल था, प्रयोगवाद में क्या हुआ? नए नए प्रयोग किए गए, छंदों को कविताओं में नए नए प्रयोग किए गए। प्रयोग किस आधार पर? किस रस पे लिखा जाए, किस छंद का उपयोग किया जाए, छंद से रहित होकर लिखा जाए। इस तरह जहाँ पे उनकी अनुभूति को स्पष्ट आसानी से किया जा सकता था, उसी प्रकार लेखकों ने लिखना स्टार्ट किया। यानी कि छंदोबद्ध होकर ना, छंदोबद्ध रहित होकर वो कविताएं लिखी गई, और पाठकों ने उसे स्वीकार भी किया, क्योंकि वहाँ पे उनको आनंद आता था और अनुभूति भी आराम से होती थी। इसलिए हिंदी में पद्य भी छंद प्लस छंद रहित हो सकता है, छंदोबद्ध या छंद रहित हो सकता है। तो हमने पद्य को समझ लिया है संस्कृत में और हिंदी में। तो अब देखते हैं पद्य का अर्थ एवं परिभाषा। तो महावीर द्विवेदी के अनुसार पद्य को बताया गया, पद्य का रागात्मक तत्व ही कविता है। पद्य का रागात्मक तत्व ही कविता है। और रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे क्या कहते हैं? जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था दशा आत्मा की, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी
जो शब्द विधान करती आई है उसे पद्य कहा जाता है। यानी कि आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहला रही है। यानी कि जब हम कोई ज्ञान प्राप्त मुक्त अवस्था यानी कि उससे ऊपर परे होके आत्मा की मुक्त अवस्था, जब साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो तर्क वितर्क करके उस चीज़ के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ज्ञान वो प्राप्त कर लेते हैं। और उसी प्रकार लेखक क्या करता है, अपने हृदय के जो भी विचार हैं, जो भी हृदय में जो भी अनुभूतियाँ आती हैं उसको वो मुक्त प्रकार से लिख देता है, वाणी से कह देता है, वही उसका पद्य बन जाता है। तो हमने देख ली रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा, और मेन यही 2 परिभाषा कोड करनी होती हैं एग्ज़ाम में। अब है पद्य के मूल तत्व क्या हैं। तो पद्य के मूल तत्व हमें पता है, पद्य क्या है। पद्य है अपने भावों को रखने का माध्यम। हम यहाँ से अपने भावों को आसानी से रख सकते हैं, और भाव को जब रखेंगे तो क्या करेंगे, हम अपनी भाव, जो भाव होंगे हम उनकी अनुभूति को रखेंगे, और अनुभूति को, भावों की अनुभूति को, या भाव या अनुभूति एक ही चीज़ होता है, तो रखेंगे तो उसको कहेंगे अभिव्यक्ति। तो ये 2 चरणों में होता है, 2 तत्वों में होता है। तो इसको देखेंगे, ये देखिए पद्य के मूलतः 2 तत्व हैं, भाव तत्व और कला तत्व। भाव तत्व को कहते हैं अनुभूति तत्व। भाव तत्व यानी अनुभूति तत्व, अपने अनुभूतियों को रखना। कला तत्व अभिव्यक्ति तत्व। हम भाव तत्व में देखते हैं क्या क्या रख रहे हैं, जैसे कि हम अपने कौन से भाव रख रहे हैं, अपना दुख रख रहे हैं, अपना सुख रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, अपने तर्क रख रहे हैं, समाज के प्रति विद्रोह दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, वो भाव तत्व में आएगा। और वही कला तत्व में, अभिव्यक्ति तत्व में आएगा कि हम उसको कैसे रख रहे हैं, उसमें कौन सा छंद यूज़ कर रहे हैं, कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो वो इन दोनों में आता है। तो मूलतः 2 तत्व हैं, भाव तत्व और कला तत्व। भाव तत्व में क्या रख रहे हैं, और दूसरा है कला तत्व में कैसे रख रहे हैं। तो ये देखिए पद्य का भाव तत्व। पद्य के भाव तत्व को देखते हैं। पद्य के श्रवण अथवा पाठन से श्रोता एवं पठनकर्ता के हृदय में जिस रस का संचार होता है वह भी पद्य के भाव तत्व के अंतर्गत आता है। यानी पद्य के श्रवण अथवा पठन से श्रोता एवं पठनकर्ता, यानी जो पढ़ रहा है या जो सुन रहा है, हृदय में जिस रस का संचार होता है वह भी भाव तत्व के अंतर्गत आता है। यानी भाव तत्व के अंतर्गत लेखक का तो विचार आता ही आता है, लेखक के क्या भाव हैं, प्लस जो संचारी भाव उत्पन्न होता है, यानी कि संचारी भाव नहीं, जो साध्य भाव, जो साध्य भाव उत्पन्न होता है उसको भी इसके अंतर्गत ऐड करते हैं। और अब हम देखते हैं कला तत्व में क्या आता है। तो कला तत्व के अंतर्गत शब्द योजना, जैसे शब्द कौन सा शब्द यूज कर रहा है, शब्द शक्ति, उसकी शब्द शक्ति जो है वो विशाल होनी चाहिए। यानी कि वो बिल्कुल नीचे तक भी नीचे वर्ड का, नीचे शब्द का यूज़ ना करे, वो मतलब उच्च लेवल के शब्द का यूज़ करे। यानी कि अगर उसको यूज़ करना है दुख, तो दुख में वो शोक वर्ड यूज़ करे, शोक। तो इस तरह मतलब जो है उसका शब्द शक्ति अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पे वो शब्दों का जो निखार होता है, कहते हैं नहीं कविता में निखार होना चाहिए, तो वो शब्द शक्ति से ही आता है। छंदों का यूज़ करें। अलंकार तो कविताओं की जान होती है, क्योंकि अगर हम कविता को सुनते हैं तो उसमें अलंकार होता है, तो क्या कविता में एक सौंदर्य आता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अगर कविता में सौंदर्य लाना है तो उसको जैसे हम एक स्त्री को देखते हैं, तो स्त्री जब नॉर्मल रहती है तो वो नॉर्मल आम मतलब घर में जैसे रहती है वो आम जीवन में जैसे रहती है वो नॉर्मल रहती है। पर लेकिन वहीं उसको पार्टी या त्यौहार में जाना होता है तो वो क्या करती है, अपनी साज सज्जा करती है, यानी कि वो अपने आराम से सारे आभूषणों को वेयर करती है। तो जब ये रहती है तो उसका सौंदर्य निखर के नहीं आता है, लेकिन जब आभूषण धारण कर लेती है तो उसका सौंदर्य निखर के आने लगता है। तो इसी प्रकार जो हमारी जो कविता है उसमें जब अलंकार यूज़ करते हैं तो सौंदर्य निखर के आता है। प्रस्तुत अप्रस्तुत, मूर्त अमूर्त एवं जड़ चेतन विधान आदि आते हैं, यानी कि इसमें कला तत्व में ये सब चीज़ें आते हैं। अब हम देखते हैं पद्य के मूल तत्व। अब जो पद्य है उसको मूल तत्वों के आधार पर मूल तत्व तो वैसे मैंने भाव तत्व कला तत्व देखे हैं, पर लेकिन उनके अन्य आधार भी हो सकते हैं, उनको भी देखेंगे। पहले भाव तत्व और कला तत्व में देखें क्या क्या आता है। पद में है भाव तत्व और दूसरा है कला तत्व। तो भाव तत्व में आता है विचार, भाव, नीति
और रस। जैसे हमने बात की, भाव तत्व में उसके लेखक के विचार आएंगे, भाव आएंगे, नीति आएंगे और रस आएगा। और कला तत्व में क्या आएगा, वो कौन से शब्द योजना, शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, प्रस्तुत अप्रस्तुत विधान, मूर्त अमूर्त विधान और जड़ चेतन विधान। अब प्रस्तुत अप्रस्तुत विधान से मतलब होता है प्रस्तुत जो बिल्कुल हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, अप्रस्तुत जिसको घुमा फिरा के कहा जाता है, मूर्त जो बिल्कुल हमें उसका सटीक अर्थ पता होता है, अमूर्त जिसको हम सटीक अर्थों से नहीं जान पाते हैं लेकिन उसके पीछे से छुपे भाव को हम उसका अर्थ निकालते हैं, जड़ चेतन विधान भी इन्हीं प्रकारों में आता है। तो अब हम आगे चलते हैं। पद्य काव्य का एक अन्य वर्गीकरण किया गया है, तो इसको देखते हैं। ये वर्गीकरण किया गया है पद्य काव्य का। यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा गया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जो हम देख सकते हैं, यानी जो हमें देखने योग्य हो, देखने से संबंधित है, और श्रव्य सुनने से संबंधित है। तो देखने से संबंधित पद्य में आता है नाटक, प्रकरण, भाषण, ये दृश्य में नहीं होना चाहिए, प्रहसन नाटक का ही संक्षिप्त रूप होता है, जिसमें कुछ देर के लिए, जैसे कॉमेडी नाइट आता है, जैसे उसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ चुटकुले और हंसी मजाक के लिए रहता है, पर लेकिन प्रहसन में क्या रहता है, नाटक का ही ये रूप होता है, संक्षिप्त रूप, पर इसमें एक व्यंग्य का चुटकुला रहता है, व्यंग प्लस मनोरंजन को शामिल किया जाता है प्रहसन में। डिम, वयोग, वीथी भी नाटक के अंतर्गत आती है। अंक, नाटकों में कई भाग होते हैं, अंक जिनको बोलते हैं वही संक्षिप्त रूप भी है। और समय अवेकार और ईहा मृग ये सब किस में आते हैं, दृश्य काव्य में आते हैं। अब हम श्रव्य काव्य में आए तो श्रव्य में गद्य भी आता है जिसको हम सुन सकते हैं, पद्य भी आता है, चंपू भी आता है। चंपू क्या होता है, गद्य और प्लस पद्य का मिश्रण होता है चंपू का भी, जिसमें गद्य और पद्य को मिश्रित करके लिखा जाता है। अब हम देखते हैं गद्य में क्या क्या आता है, तो ये सब है श्रवण में गद्य में कथा, उपन्यास, निबंध, पत्र, जीवनी, आख्यायिका, कहानी और गद्य काव्य भी दो प्रकारों से बांटा गया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में कविताएं आती हैं जो खड़ी बोली में लिखी गई, वही कहते हैं नहीं, जैसे कहानी एक है, कहानी उसको हमें लिखना है, लेकिन उसको कविता के क्रम में लिखना है ताकि पाठक आसानी से उसको बहुत जल्दी पढ़ सके और भावों को स्पष्ट रूप से समझ सके, तो वो कहानी के अंतर्गत आता है, मुक्तक के अंतर्गत आता है। और प्रबंध काव्य क्या होता है, प्रबंध यानी बंधा हुआ और मुक्तक यानी मुक्त छंद में लिखा हुआ। तो प्रबंध में आता है महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य होता है जिसमें कई सारी कहानियाँ लिखी हुई होती हैं, और खंड काव्य होता है जिसमें एक चरित्र के ऊपर लिखा हुआ एक खंड में बात करी गई होती है। जैसे हम जैसे हम रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य के ऊपर आएगा रामचरितमानस, पूरी रामचरितमानस क्या आएगी, महाकाव्य पर। लेकिन अगर उसकी बात करें सुंदर कांड की तो वो क्या आएगी, वो खंड काव्य के अंतर्गत आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने दूसरे तत्वों को देख लिया, उसके तत्व कौन कौन से थे। तो यहाँ पे दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के आधार पर बांटा गया, यहाँ भाव तत्व कला तत्व के आधार पर बांटा गया। अब है पद्य सौंदर्य अनुभूति के मुख्य सिद्धांत। इसमें है पद्य का प्रस्तुतिकरण, जो भी हमें पद्य का प्रस्तुतिकरण करना है वह स्वस्वर होना चाहिए, मर्म स्पर्शी होना चाहिए और भाव को उद्दीपक करने वाला होना चाहिए, यानी भावोद्दीपक होना चाहिए। और इसमें है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में जो श्लोक और गीतों का उच्चारण संवेद स्वर में कराना चाहिए, यानी संवेद स्वर में, एक साथ स्वर में कराना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर वर्णात्मक रूप से पद्य को पढ़ाया जाए और उच्च स्तर पर साहित्यिक काव्यांशों को पढ़ाया जाए, यानी कि जो पद्य को जो पद्य है अगर उसकी सौंदर्य अनुभूति करानी है तो उनको इसी अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए ताकि उनको सौंदर्य अनुभूति हो सके। तो हमने देख लिया है, आगे देखते हैं। और जो इसका शिक्षण देना है विद्यार्थियों को, उनकी काव्य रुचि और काव्य रस अवसाधन के योग्यता बढ़ाई जा सकती है, यानी इसके माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। परंतु काव्य रुचि में विद्यार्थियों की भी रुचि होना आवश्यक है, यानी उनकी भी रुचि हो काव्य के प्रति, ऐसी स्थितियाँ भी उत्पन्न की जाएँ।
तभी वो सौंदर्य अनुभूति कर सकते हैं। शिक्षक स्वयं पद्य शिक्षण में रुचि ले, शिक्षक को भी स्वयं रुचि लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा ही रुचि ले रहा है, शिक्षक रुचि नहीं ले रहा है। भाषा बोधगम्य होनी चाहिए जो भी पढ़ा रहे हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में यानी कि जब प्राथमिक कक्षाएँ होती हैं उसमें सरल बाल गीतों को लिया जाए, छोटे छंद लिए जाएँ ताकि धीरे धीरे उनका स्तर डेवलप हो सके। और माध्यमिक स्तर पर उपदेश और नीति गीत वाले पद्यों का चयन करना चाहिए ताकि वो उससे थोड़ा सा नैतिक शिक्षा भी ले सकें। अब है आगे उच्च स्तर पर कैसा होना चाहिए, तो उस उच्च स्तर पर भावपूर्ण रचनाएँ होनी चाहिए। भावपूर्ण रचनाएँ होंगी तो उनमें बच्चों में क्या होगा, तार्किक क्षमता का विकास होगा। तार्किक क्षमता और भावों को समझने का विकास होगा और उनका जो संवेदनशीलता है, जो उनके संवेग हैं वो परिपक्व हो सकेंगे। और जो टीचर है उसको उच्चारण संशोधन और काठिन्य निवारण पर बहुत अधिक बल न देकर भाव कल्पना एवं विचार विमर्श के पश्चात सौंदर्य पर ही आ जाना चाहिए। यानी जो टीचर है वो ये ना देखे कि बच्चा पढ़ रहा है या याद कर रहा है तो उसको ये कठिन लग रहा है तो ला पहले इसको समझा दे, वो नहीं। अगर पद्य है तो उसको रसानुभूति हो रही है तो टीचर को देखना चाहिए कि वो पद्य का रस ले सके। यानी वो झांसी की रानी जैसे पोयम है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, तो अगर जब वो उसमें वीर रस की पहले तो हम देखते हैं जैसे वीर रस है उसमें, तो अगर है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। तो हमको वहाँ नहीं बताना चाहिए बुंदेलो हर बोलो के मुख, ये बुंदेलो हर बोलो के मुख, यानी ये बुंदेल कौन थे और वो कैसे कहानी सुना रहे थे। तो हमें ये नहीं बताना कि ये बुंदेलखंड में ये हुआ वो हुआ, तो ये सब हमें वहाँ पे नहीं बताना है। वहाँ पे उनको रस की अनुभूति हो रही है तो उनको वो कविता का पाठन आसानी से करा सके, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। व्याकरण संबंधी अधिक व्याख्या करके सौंदर्य में उसे बाधक न बनाना चाहिए। समान भाव की कविता, पद्य, श्लोकों आदि उपयुक्त व्याख्या, विचार विनिमय, समालोचनात्मक इत्यादि कार्रवाई की जाए। यानी कि इन सब में उपयुक्त व्याख्या, विचार विनिमय, समालोचना इत्यादि की कार्रवाई की जाए। यानी कि जो भी पढ़ा रहे हैं बाद में जब उसकी सौंदर्य अनुभूति जब हो जाए तो उसकी उपयुक्त व्याख्या यानी कि कविता की व्याख्या, विचार विनिमय छात्रों में और उसकी समालोचना यानी कि प्लस और माइनस की भी बात की जानी चाहिए। उसमें क्या गुण है क्या दोष है इसकी बात की जानी चाहिए। अब है पद्य शिक्षण की विशेषताएं। तो पद्य शिक्षण में क्या क्या है, तो पहला है रसानुभूति। इससे बच्चों में रसानुभूति आती है, यानी जब वो पढ़ते हैं, जैसे हमने एक ही कविता लेके चलते हैं, इससे हम आसानी से समझ सकते हैं रसानुभूति कैसे होगी। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुख वाली कविता लेंगे तो जो बच्चियाँ होंगी, जो बच्चे होंगे, जो छात्राएं होंगी वो भी बहुत एक्टिव हो जाएंगी। वो सोचेंगी जब रानी लक्ष्मीबाई की ऐसी कविता पढ़ेंगी तो उसमें क्या होगा, उनमें भी वीर रस जो है वो बढ़ जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, तो और उनमें रसानुभूति अधिक होगी। इस प्रकार जो पद्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो रसानुभूति का संचालन करते हैं। भाषा में सरलता होती है तो भावानुकूल में सहायता होती है। सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का विकास करते हैं, यानी पद्य द्वारा सत्य की अनुभूति होती है। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, तो झांसी की रानी की जो कथा है उसकी सत्य की अनुभूति होती है, यानी वो जो इतिहास है उसकी सच्चाई की अनुभूति होती है वहाँ से। इसकी अभिव्यक्ति सुंदर होती है, जो भी पद्य लिखा जाता है उसकी अभिव्यक्ति कैसी होती है, वो सुंदर होती है। और अतः पद्य की रचना ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़ने के उपरांत मनुष्य सुखानुभूति करे। जैसे कि ये दो पंक्ति हैं, ये बच्चा पढ़ेगा तो उसमें क्या होगी, उसमें सुखानुभूति आएगी। जब वो दो पंक्तियाँ रट जाएंगी तो कहीं भी अगर हम एक एग्जांपल लें, जब बच्चे हम भी जब छोटे थे तो क्या होता था, जब हमारी लड़ाई होती थी किसी से तो हम कहते थे, जैसे घर में किसी चीज़ के लिए लड़ाई हो गई दो फ्रेंडों में, तो हम कहते थे, जैसे उसने कुछ भी कहा तो हम कभी कभी इस कविता का ही यूज़ कर देते थे। हाँ, झांसी की रानी है हम, तो ये है वो, तो हम इस तरह के जब पंक्ति यूज़ करते थे तो क्या होता था, मनुष्य में सुखानुभूति आती कि कहीं ना कहीं हमने जो पढ़ा है उसका व्यवहारिक ज्ञान भी हम अप्लाई कर पा रहे हैं। तो कल्पना का सम्मिश्रण, जो ये होती हैं पद्य में कल्पना का सम्मिश्रण होता है और कल्पना से ही मनुष्य की जो कल्पना शक्ति होती है वो विकसित होती है। स्थायित्व है ना, ये जो पद्य होते हैं इनका स्थायित्व रहता है। जैसे कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे झांसी की रानी है, झांसी की रानी कविता है, तो क्या ये झांसी की रानी कविता हम सोचें, झांसी की रानी जो भी कविता है क्या ये एक टाइम बाद बेकार हो जाएगी,
आप क्या मानते हैं? हाँ, एक टाइम मानते हैं 2G पढ़ा रहे हैं तो ये बेकार हो जाएगा, 4G पढ़ा रहे हैं ये बेकार हो जाएगा क्योंकि 5G आ रहा है, तो अब हमें 5G पढ़ाना उपयुक्त लगना चाहिए। जैसे कि अब हम बात करें, जैसे हम ऑफलाइन टीचिंग करा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आया कि ऑनलाइन की ज़रूरत पड़ गई, तो ऑफलाइन क्या कोई स्कूल खोल के बैठेगा? नहीं, क्योंकि उसका स्थायित्व तो नहीं रहेगा उस टाइम, ऑनलाइन ही सब चलेगा। तो क्या होगा वहाँ पे, जैसे कि ये झांसी की रानी कविता है, ये कभी भी नहीं जा सकती क्योंकि ये हमारा इतिहास था, और इतिहास था तो वो चलता चला आ रहा है। अगर किसी चीज़ से, अगर कोई गाना है, मान के चलिए आपको इन चीज़ों में नहीं जाना है, यानी कि ये जो साहित्य में नहीं जाना है, तो आप अपने समाज में ही देखिए, कोई गाना लीजिए जो बहुत पुराना है, पुराना गाना है, जैसे अब मुझे पुराने गाने नहीं याद आ रहा है इस टाइम, नहीं याद आ रहे हैं, तो अगर कोई भी गाना ले लीजिए, तो जैसे पुराना गाना कोई भी गाना है, मेरा जूता है जापानी ले लीजिए, मेरा जूता है जापानी, तो ये एक पुराना गाना है, पर अगर इसका रीमेक आ रहा है, क्या हुआ, ये गाना रीमेक आज आ सकता है कैसे? इसका स्थायित्व तो बना हुआ है। अब बादशाह एक सिंगर हैं, बादशाह, जो बहुत पॉप म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने इसी गाने में रीमेक ला दिया, ठीक है, रीमेक ला दिया, तो ये क्या हुआ, ये मेरा जूता है जापानी का स्थायित्व टिका हुआ, इतना ज़्यादा टिका हुआ है कि इनको रीमेक लाना पड़ा कि इसमें हम और व्यू और पैसा कमा सकते हैं, इतना पॉपुलर गाना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं पद्य की चीज़ें, ये स्थायित्व रहती हैं। जैसे आज हम देखें तो सूर, कबीर, तुलसी, इनकी पद्य की रचनाएं आज भी विद्यमान हैं और लोग उनको पढ़ते भी हैं। ये समाज का दर्पण होते हैं, जो भी पद्य होता है वो समाज का दर्पण दिखाता है। जैसे तुलसीदास जो हैं, तुलसीदास जी ने जितनी भी रामचरितमानस में जितना भी वर्णन किया है, वो कहीं ना कहीं राम राज्य का, समाज का वर्णन दिखा रहा है। जैसे जाति व्यवस्था है, नारियों की दशा है, और वर्ण व्यवस्था है, कैसे क्या चीज़ें हैं, समाज का वर्णन है, और धर्म व्यवस्था कैसे चली आ रही है, परिवार की व्यवस्था कैसी है, तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे वर्णन है। तो वो समाज का दर्पण हमें आज देखने को मिलता है। अगर वो ना होता तो क्या हम कभी कल्पना कर सकते थे कि ये मिथ्या है, और इस मिथ्या को मान के अस्वीकार भी कर दिया जा सकता था कि ये मिथ्या है, मिथ्या में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब रामचरितमानस ने उसको कोड किया तो कहीं ना कहीं उसका स्थायित्व आ गया और वो समाज का दर्पण भी था। तो हमें समझ में आता है कि उस टाइम परिवारवाद की भावना क्या थी। उनकी माताएं थी, पिता थे, जो पिता का जो भी उनका संकल्प था उसको कैसे उन्होंने पूरा किया, वनवास गए। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे वो कर्तव्यनिष्ठ थे और समाज में उस टाइम कैसी लोगों के प्रति भावनाएं कैसी थी ना, ये सब हमें उसको पद्य को पढ़ के आसानी से समझ में आता है। वहाँ पे उसके आदर्श वगैरह सब समझ में आते हैं। और समाज का दर्पण ये भी दिखाता है कि हमारी, अगर हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम तो ये था, उस टाइम समस्याएँ भी दिखा रहा है कि क्या क्या समस्याएँ थी उस टाइम, तो और उसको फिर छोड़ देता है समाधान, कि पाठक समाधान करे कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो। तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे जो पद्य आते हैं उनमें नारी की दशा को दिखाया जाता है कि नारी की क्या केवल यही स्थिति रह गई है। तो वहाँ पे देखा जाता है कि हाँ सही बात है, ये नारी की स्थिति आज तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। आज हम इतने हाईटेक लाइफ जी रहे हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, तो क्या इस लाइफ स्टाइल में नारियों की दशा ऐसी होनी चाहिए? तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, फिर पाठक के मन में उसका आंसर तराशा जाता है। जब वो अपने घर पे उस चीज़ों पे डेवलपमेंट करता है तो वहाँ से समाधान भी आता है। संगीत की झांकी प्रस्तुत करता है। संगीत की झांकी यानी कि जो मन में होता है कि मन में वो जो कविता है वो चलती रहती है, उसका आरोह अवरोह होता रहता है, चौपाइयाँ गूंजती रहती है। इस प्रकार हमने देखा इनकी क्या विशेषताएं हैं पद्य की। अब ये पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, पद्य शिक्षण के वही सब उद्देश्य होंगे जो हमने पहले पढ़ लिए, पर एक बार नज़र घुमा लेते हैं। विद्यार्थियों में पद्य के प्रति रुचि व प्रेम उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से कविता पाठ सुनने योग्य बनाना, विद्यार्थियों को उचित गति, आरोह अवरोह, भाव अनुसार काव्य पाठ कराने के योग्य बनाना, विद्यार्थियों को काव्य पाठ सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण कराने व भाव अनुभूति कराने योग्य बनाना, विद्यार्थियों को छंद, शब्द, शक्ति एवं रस, अलंकार आदि का ज्ञान कराकर काव्य पूर्ण रसावसादन कराना, विद्यार्थियों में कल्पना व बोध शक्ति का विकास करना, कल्पना व बोध शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में काव्य सौंदर्य को परखने की क्षमता विकसित करना, यानी समालोचना करने की क्षमता, काव्य में रुचि उत्पन्न कर काव्य रचना के लिए प्रेरित करना, उसको खुद रचना के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना, जैसे प्रबंध काव्य शैली,
खंड काव्य शैली, ये सब। हाँ, काव्य के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने देश व समाज की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन के परिचित कराना, विद्यार्थियों में काव्य भाषा के सौंदर्य को समझने तथा मूल्य आंकने की क्षमता उत्पन्न कराना, विद्यार्थियों में अपनी सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक आदर्शों के अनुकूल आचरण करने की प्रवृत्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की चित्तवृत्तियों का परिमार्जन कर उनमें उच्च आदर्शों का निर्माण करना। यानी कि जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमारी चित्तवृत्तियाँ बदल जाती हैं। हाँ, कि जो परिवारवाद है वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे जो पिता का एक जो भी एक वादा है, वादा की जो पूर्ति करने में हमें कैसे लगना है, यानी कि हाँ, तो वो सब दिखाता है। तो ऐसे हमारे उच्च आदर्श का निर्माण होता है। भाइयों के प्रति हमारी क्या भाइयों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य निष्ठा बनती है, उसके प्रति हमें उत्तेजित करता है। इस प्रकार हमारे उच्च आदर्शों का निर्माण भी करता है। अब विभिन्न स्तरों पर पद्य शिक्षण के उद्देश्य देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ये तो था कि डिफरेंट लेवल पे सब पे हमने देख लिया कि क्या क्या विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब प्राथमिक स्तर पर देखें तो कविता के पहले तो प्राथमिक स्तर पर छोटी छोटी कविताएँ पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि लाला जी ने केला खाया, ये वाली टाइप की। फिर उसके ऊपर अगर थोड़ा सा जाएँ तो कविताएँ आती हैं, जैसे मेढक टर्टर करता है, बारिश होती है, इस तरह की कविताएँ आती हैं। कुत्ता बोला भौ भौ, भागी बिल्ली म्याऊं म्याऊं, है ना। इस तरह की जो छोटी छोटी कविताएँ आती हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। इन सबको पढ़ने में क्या होता है, बच्चे आसानी से कविताएँ रटने लगते हैं। लय, ताल तथा स्वरों का ज्ञान होता है। जब भी कहते हैं बेटा पोएम सुनाओ, तो वो क्या बहुत लय से धीरे धीरे हाथों की अनुभूति दिखाते दिखाते पोएम सुनाते हैं। सामूहिक गीत द्वारा एकता की भावना विकास। जब क्लास में कहते हैं बच्चों आपको ये पोएम का वाचन करना है, तो वो आराम से उसका सुर ताल में एक सामूहिक तरीके से उसको गाते हैं। और कोई ये नहीं करता है कि मैं जल्दी जल्दी गाऊं, क्योंकि वहाँ पे एक सामूहिक एकता होती है, तो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे उनमें सामूहिक भावना का भी निर्माण होता है। और कविता गाकर एवं अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना। कोई हम लोग कविता सिखाते हैं 1 2 हिंदी की कविता अगर लें तो हम कोई कविता जब सिखाते हैं, जैसे टन 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 टेलीफोन, हेलो बोल रहे हैं कौन, तो इसमें बहुत सारे हमारे जो वो होते हैं, हमारे जो भी अभिनय होते हैं, यानी जो भी हमारे हाथ का, मुंह का, हमारे भावों का जो भी संचालन होता है, तो हम उसको हाथों से, है ना, अपने बॉडी लैंग्वेज से उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। कविता द्वारा पाठ्य वस्तु को समझना। अब है माध्यमिक स्तर पर छात्रों में भाव को समझने हेतु क्षमता प्रदान या भाव को समझने हो। कविता का कंठस्थीकरण कविताओं को कंठस्थ करता है। पद को उचित स्वर, गति, आरोह अवरोह का ज्ञान प्रदान करता है। वहाँ पे तो जो हमने प्राथमिक देखा, तो प्राथमिक में बच्चा पूरी पोएम ऐसे याद कर लेता है, वहाँ धीरे धीरे गाता है, या जो बच्चे तेज गा देते हैं। लेकिन जब माध्यमिक स्तर में आते हैं, तो जो हम वर्ड देखते हैं ये उच्च गति से गाना चाहिए, तो वहाँ पे उच्च गति, और जहाँ देखते हैं ये वर्ड नीची गति में होना चाहिए, तो उसको मंद गति में गाने की कोशिश करते हैं। रंगमंच के माध्यम से कविता को प्रस्तुत करना। वहाँ पे केवल अपने हाथ पैर के द्वारा अभिनय कर रहे थे, यहाँ पे रंगमंच में जाके हम अभिनय कविताओं का करते हैं। जैसे हम छोटे थे तो कोई कविताओं पे मैम क्या डांस करा देती थी, डांस परफॉर्मेंस होती थी। वैसे ही माध्यमिक स्तर पर इस तरह की इस तरह के जो अभिनय होते हैं वो होते हैं। अब उच्चतर माध्यमिक स्तर पर क्या होते हैं, बालकों में काव्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को पद की सौंदर्य अनुभूति से अवगत कराना, कविता का आलोचनात्मक अध्ययन कराना, यहाँ पे आलोचना करना आता है बच्चों को। छात्रों में पद में निहित भावों को स्वयं समझने की योग्यता विकसित करना, छात्रों की कल्पना शक्ति, विचार तथा तर्क शक्ति को विकसित करना, विद्यार्थियों को कविता लिखने हेतु प्रेरणा प्रदान करना। इस तरह हमने उसके विशिष्ट विभिन्न स्तरों पर पद्य शिक्षण के उद्देश्य देख लिए हैं। अब है पद्य शिक्षण का महत्व। जैसा कि हमने पहले देख लिया था, वही सब चीज़ें यहाँ पे रिपीट की गई हैं। पद्य शिक्षण का महत्व पहला है, पद्य मानव को रसमग्न तथा आनंद से परिपूर्ण कर देता है, उसको रस प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, तभी वो जब एक कविता पढ़ता है उसके बाद बिल्कुल उसमें डूब जाता है। पद्य मानव हृदय को प्रभावित करता है, पद्य पढ़ के मानव का हृदय प्रभावित होता है। पद्य द्वारा किसी समाज का दर्पण हमने पढ़ा था, किसी समाज की संस्कृति, दर्शन, आदर्श, मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, जैसा हमने उदाहरण में देख लिया पहले। पद्य बालकों में रागात्मक विकास करता है,
रागों का विकास करता है। पद्य समाज की विभिन्न समस्याओं से परिचय कराता है, उनका समाधान करने के लिए प्रेरित करता है। पद्य शिक्षण विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करता है, यानी जब उसमें क्रिएटिविटी शक्ति आती है तो वो क्या करता है, खुद रचना भी करने के लिए प्रेरित करता है, यानी पद्य शिक्षण का महत्व ऐसा है। पद्य शिक्षण की विधियाँ क्या हैं? पद्य शिक्षण की पहली विधि है बाल गीत तथा नाट्य विधि। ये छोटे बालकों के लिए यूज़ होती है। इसमें क्या करते हैं बच्चे एक साथ क्लास में स्वमधुर स्वर व ताल के साथ गाते हैं और आनंद लेते हैं। अभिनय सामूहिक रूप से करते हैं और व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से अभिनय, जैसे क्लास में बैठे बच्चे हैं अपनी ही सीट पे बैठ के ही अभिनय कर रहे हैं, पोएम गा रहे हैं साथ में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैम एक एक बच्चे को बुला के पोएम को कहती हैं वाचन करो, और ये भी कहती कि अभिनय भी करके दिखाओ। तो इसमें क्या रहता है, बच्चे खुद ये सीखते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, मैम कराती हैं। यानी जब टीचर ऐसी एक्टिविटीज़ कराती हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे बच्चों में बाल गीतों की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। उनमें ये सब एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो बच्चों में बहुत सारे बाल गीत याद करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, और उसकी जब ये क्षमताएं बढ़ती हैं तो वो इनको अभिनय के माध्यम से आराम से प्रकट भी करते हैं। और कभी कभी ये भी होता है, खेल खेल में जब ऐसे खेल खिलाए जाते हैं कि एक एक आएगी बच्चे बताइए, तो उनमें बहुत सारी कविताओं को याद करने की क्षमताएं विकसित होने लगती हैं। जो बच्चा वीक भी होता है वो भी सोचता है कल मैं अपनी क्लास में जाके ये करूँगा, तो वो घर पे याद करने में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह हमने देख लिया बाल शिक्षण, बाल गीत तथा नाट्य विधि। तो इसमें एक दोष भी है। इसमें दोष क्या है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा ये सब करने लगते हैं तो क्या वो गला फाड़ फाड़ के बहुत तेज तेज से सुनाने लगते हैं क्लास में कि हम ही सबसे आगे हो जाएं। इसकी एक तो ये इसका एक लिमिटेशन है, और दूसरी है कि अंग संचालन भी अत्यधिक ना हो। कभी कभी बच्चे ना बहुत ज़्यादा हाथ वाथ इधर उधर मारते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं, पर लेकिन हाथ पैर मारने लगते हैं। तो वहाँ पे टीचर को, यहाँ पे जब ये छोटे बच्चों के लिए विधि है तो यहाँ पे टीचर को एक्टिव होना चाहिए, और टीचर एक्टिव होके उनको रोके और समझाए कि ये क्यों हम करा रहे हैं एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं। अब है यह प्रणाली छोटी कक्षाओं के लिए विशेष आकर्षक तथा उपयोगी है, जैसा हमने देखा है। जैसे टन 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 टेलीफोन, हेलो बोल रहे हैं कौन, हेलो बोल रहे हो कौन, पापा बोल रहे हैं आप, टॉफ़ी लाना गिनकर 8। तो जैसे यहाँ पे देखिए 8 आया है ना, तो टेलीफोन आया, तो यहाँ बच्चे कितना अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। टेलीफोन अपने हाथ के माध्यम से टेलीफोन बनाएंगे, हाँ 8 अपनी उंगलियों को दिखाएंगे, टॉफ़ी लाना 8। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें वो एक्टिविटीज़ करेंगे, तो इससे बच्चों में पद्य के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। और ये है शब्दार्थ कथन विधि। शब्दार्थ कथन विधि में होता है कि जब शिक्षक एक एक पंक्ति में आए हुए शब्दार्थ को बताता चले, यानी उसका भाव का अर्थ बताता चले कि ये बेटा ये होगा, वो जब भी कुछ पढ़ाए तो उसमें जो भी कठिन वर्ड आ रहे हैं उनका जो है शब्दों का अर्थ बताता चले, तो इसे बोलते हैं शब्दार्थ कथन विधि। पर इस विधि में जो है कुछ दोष हैं। इसमें दोष क्या है, जब ऐसा पढ़ाता चलते हैं, जब टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि ये पढ़ाया और इसमें ये इसका अर्थ बता रहे हैं, इसमें इसका अर्थ, इसमें तो एक लिंक जो बंधना चाहिए, जो अर्थ तो बता रहे, पर एक जो लिंक बनना चाहिए कविता में वो टूट जाता है। और ये टूट जाता है तो क्या होता है, ये जो है पढ़ाई बोझिल लगती है, बोरिंग हो जाती है, क्लास बोरिंग हो जाती है। और जो हमारे पद्य का उद्देश्य था रस या भाव को प्राप्त करना, वो भाव तो मिल ही नहीं पाते हैं, यानी रसावदन नहीं हो पाता है, और हृदय भी हमारा उसमें रमता नहीं है, और ये क्लास बोरिंग हो जाती है। और बोरिंग होने के क्रम में ये कैसी हो जाती है, गद्य की भांति हो जाती है। तो ये जो शब्दार्थ कथन विधि है, बड़े बच्चे ही इसमें पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चों में तो बिल्कुल नहीं। तीसरा है हमारा प्रश्नोत्तर या खंड अन्वयन प्रणाली। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पढ़ाया जाता है, यानी जो भी हम पद्य ले रहे हैं, उसमें प्रश्न उत्तरों के द्वारा उसका भाव विश्लेषण किया जाता है और स्पष्टीकरण किया जाता है। इसमें होता है जो भी कविता होती है उसमें
जैसे ये कविता है, इसमें काव्यात्मकता कम है, यानी कि ये जो है छंद में कम लिखी गई है। तो क्या करते हैं, उसमें प्रश्न उत्तर की विधि अपनाकर टीचर उसका भाव बताता है और बच्चे उसको आराम से समझ जाते हैं। तो ये होती है प्रश्न उत्तर या खंड अन्वयन प्रणाली। चौथी है व्याख्या व मिश्रित प्रणाली। व्याख्या व मिश्रित प्रणाली में होता है, ये माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में यूज़ होता है। इसमें जो भी पद्य पढ़ाया जाता है, अनुच्छेद का भावार्थ, शैली, प्रसंग आदि का अध्ययन कराया जाता है, यानी कि उसकी व्याख्या की जाती है। जो भी टीचर होता है उसकी व्याख्या करता हुआ चलता है और बच्चे जो होते हैं उसको सुनते हुए चलते हैं। इस विधि में अध्यापक सक्रिय होते हैं, विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। कैसे? एक तो अध्यापक क्या होता है, अध्यापक उसका अर्थ बताते हुए चलता है। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे केवल वहाँ पे श्रोता का काम करते हैं, यानी वो केवल सुनते हैं, श्रोता का काम करते हैं। अब है अभिनय प्रणाली। अभिनय प्रणाली में क्या होता है, गीत के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। ये बच्चों में कराया जाता है ताकि उनकी रुचि और अधिक बढ़ सके। हाँ, जैसे कुत्ता बोला भौ भौ, बिल्ली भागी म्याऊं म्याऊं, देख भागती चूहा बोला कहाँ भागती बिल्ली म्याऊं। तो इस प्रकार का जब वो होता है तो बच्चे अभिनय के माध्यम से उसको रटते हैं और उस कविता का रस आस्वादन लेते हैं और उसमें अभिनय भी करते हैं। अब है व्यास प्रणाली। व्यास प्रणाली में क्या होता है कि इसमें जो टीचर होता है वह प्रसंग की व्याख्या करता है, उदाहरण देता है और स्पष्टीकरण भी देता है। यानी कोई भी प्रसंग होगा उसकी व्याख्या करेगा, उसका उदाहरण देगा, स्पष्टीकरण देगा, या कभी कभी वो क्या करता है, बच्चों से उसकी व्याख्या जब करता है तो कहता है कोई उदाहरण बताओ। तो ये जो व्यास प्रणाली है ये टीचर पे ही पूरी तरह टिकी हुई होती है, लेकिन अगर टीचर चाहे तो इसको और अच्छा बनाने के लिए बच्चों को भी एक्टिव रखे तो ये प्रणाली बहुत अच्छी होती है। ये हाई लेवल पे यूज़ होती है व्यास प्रणाली, और व्यास प्रणाली में व्याख्या, उदाहरण और स्पष्टीकरण किया जाता है। भाषा व भाव दोनों ही दृष्टि से कविता का अध्ययन सुलभ होता जाता है इस विधि से। क्या विधि उच्च कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है, सामने समझा। अब है तुलनात्मक प्रणाली। तुलनात्मक प्रणाली में क्या होता है कि जब टीचर कुछ पढ़ाता है, जैसे उसने पढ़ाया, हम यहाँ एग्जांपल लें, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया था। यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, नारी की दयनीय दशा दिखाई जा रही है। जयशंकर ने लिखा नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यानी नारी तुम कुछ नहीं, केवल श्रद्धा हो। श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा का मतलब होता है किसी के प्रति झुक जाना, श्रद्धा रखना, यानी किसी के प्रति आसक्त होना, तो वो श्रद्धा होता है। तो यानी क्या तुम केवल श्रद्धा हो और कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हें हर जगह झुकना ही होगा। तो यहाँ पे टीचर जब इन चीज़ों को पढ़ाए तो वो तुलनात्मक अध्ययन कराए कि केवल ये दयनीय दशा न दिखाकर सुमित्रा नंदन पंत ने इन चीज़ों को खंडन करते हुए लिखा है, मुक्त करो नारी को मानो चिर बंदिनी नारी को, जो बंधी हुई नारी है उसको मुक्त करो, यानी नारी के सशक्तिकरण की बात कर रही है सुमित्रा नंदन पंत। तो इस तरह हम देखते हैं कैसे तुलनात्मक अध्ययन करा के बच्चों में इन पद्य के प्रति रुचि को बढ़ाया जा सकता है। अब है समीक्षा प्रणाली। ये उच्च लेवल पे यूज़ होगी समीक्षा प्रणाली, और इसमें शिक्षक का कार्य केवल सहायता करना, पुस्तकों के नाम बताना और संदर्भ पुस्तकों की सूची बनवाना है। वो केवल ये करते हैं और पूरी कविता का भाव, अर्थ इन्हीं सहायता से निकाला जाता है। स्टूडेंट उनकी समीक्षा करता है, यानी कि जो भी कविता है उसकी समीक्षा करता है, उसके गुण क्या हैं और उस कविता के दोष क्या हैं, और दोष करने के क्रम में लेखक क्या कहना चाहता है, उस सब चीज़ों को बताता है। ये जो प्रणाली होती है समीक्षा प्रणाली, इसमें आकर विद्यार्थी में जो भी मानसिक, तार्किक और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। आदर्श प्रणाली। आदर्श प्रणाली ये आजकल हमें विद्यालयों में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, अरे ये क्या, आदर्श प्रणाली। आदर्श प्रणाली में होता है कि जो भी कविता है उसका मधु संचयन कराया जाता है, यानी कविता को आराम से पढ़ाकर उसका मधु संचयन कराया जाता है। मधु संचयन का है रस संचय, यानी कि रस का संचय बच्चों में हो रहा है कि नहीं, इसको देखा जाता है। अगर जो चीज़ें उसमें बाधक सिद्ध होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। इस चीज़ का प्रयोग आजकल विद्यालयों में आसानी से देखा जा सकता है, होते हुए देखा जा सकता है। अब है 10वां रस आस्वादन प्रणाली। रस आस्वादन प्रणाली में क्या होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं, बच्चों को देखा जाता है कि ये जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी पद्य है, उसमें जो भी
जो भी टीचर पढ़ा रहा है उनका एक ही उद्देश्य है कि विद्यार्थी आनंद लें और रस लें, और बाकी चीज़ शिक्षक जो है उस चीज़ों तक नहीं जाता है जो इसमें बाधक सिद्ध होती हैं। है वही चीज़ आदर्श प्रणाली की तरह ही, पर इसमें रसास्वादन प्रणाली में एक होता है कि विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से कविता का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करना होता है, ना कि बीच बीच में अर्थ बताना, उनका शब्दों का भावार्थ बताना, ये सब होता है। तो इस प्रकार रस आस्वादन प्रणाली। अब ये पद्य में अभिरुचि उत्पन्न करने के साधक क्या हैं? पद्य में कैसे कैसे बच्चों की अभिरुचि बनाई जा सकती है। मौलिक कविता लिखने का अभ्यास कराया जाए, उनको अपने हिसाब से कविताएं लिखने हैं तो जोर दिया जाए, बल दिया जाए, तुकबंदी से स्टार्ट किया जाए, चल पल नल से स्टार्ट करके उनको मेन लाइन पे लाया जाए। फिर कविताओं का कंठस्थीकरण कराया जाए, कविताओं को याद कराया जाए। अंत्याक्षरी के द्वारा खेल खेल में उनको कविताएं नई नई याद कराई जाए। कवि सम्मेलन का आयोजन कर, जब कवि आएंगे, जब सम्मेलन होगा, देखेंगे कैसे एक दूसरे की कटाक्ष पे कविताएं की जा रही हैं, तो उससे उनमें भी अभिरुचि डेवलप होगी और बच्चे भी इन सब चीज़ों में एक्टिव रहेंगे और नए नए पदों को याद करने में आगे बढ़ेंगे। कवि दरबार लगाया जाए। कवि दरबार में क्या होता है, वास्तव में ये कवि दरबार नहीं लगता, कवि दरबार में होता है बच्चे ही स्वयं आते हैं और ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि पद्य की जो अभिरुचि है वो बढ़ती है और उनका लेवल भी बढ़ता है पद्य में। कवि जयंती आयोजित की जाए, जिस कवि की जयंती हो उसकी कविताएँ ये पाठ कराई जाएँ और वहाँ पे श्रोतागणों को बुलाया जाए, उन पे डिबेट हो, इस प्रकार की कवि जयंतियाँ हों। सुभाषित प्रतियोगिता बुलाकर भी अभिरुचि को बढ़ाया जा सकता है। और समस्या पूर्ति ये पहले होती थी राजाओं में। पहले राजाओं के दरबार में क्या होता था, राज दरबार में जो समस्या पूर्ति होती थी, एक लेखक जो होता था या कवि होता था, वो क्या करता था, समस्या को कविता के माध्यम से रखता था और वो दूसरा कवि उस समस्या का समाधान अपनी कविता के माध्यम से रखता था। परंतु आज ये इतनी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं है, क्योंकि इस तरह का कुछ नहीं होता है। तो इस तरह हमने देख लिया कविताओं के प्रति कैसे अभिरुचि डेवलप की जा सकती है। अब ये कविता शिक्षण के सोपान। कविता शिक्षण के सोपान का मतलब है जो हमारा पद्य है, पद्य शिक्षण जो करानी है, पद्य की जो पढ़ाना है, पद्य शिक्षण, तो उसके क्या क्या सोपान या क्या क्या चरण हो सकते हैं पढ़ाने के। तो यानी पद्य शिक्षण का जो हमारी लेसन प्लान है, पद्य शिक्षण का जो लेसन प्लान है, उसको हम कैसे बना सकते हैं, वो इन्हीं सोपानों के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे देखते हैं प्रस्तावना में क्या होता है। प्रस्तावना में जब हम पढ़ाने के क्रम में आगे बढ़ते हैं, जो भी हमें पढ़ाना होता है उसकी एक प्रस्तावना बांधनी पड़ती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, उनको उससे अवगत कराना होता है। इसको कैसे कराया जा सकता है, जैसे कवि के परिचय द्वारा। जैसे सूरदास पढ़ाने जा रहे हैं तो हम कृष्ण की बात करके उस सूरदास का परिचय दें, कविता के सारांश को बताकर कविता का सारांश बता दें, कविता के बारे में पूर्व सूचना देकर। वही चीज़ कविता के बारे में जैसे कुछ पढ़ाने जा रहे हैं सूरदास में, जैसे ऊधो प्रसंग पढ़ाना है तो हम सूरदास के बारे में बताएं और ऊधो को बताएं, ऊधो और कृष्ण का वर्णन कर लें। इस तरह के कई सारी चीज़ों का प्रयोग करके हम प्रस्तावना को बांध सकते हैं। प्रश्नोत्तर द्वारा कुछ पूर्व उनसे संबंधित प्रश्न पूछे, बच्चे जब उत्तर दें तो हमें याद हो जाता है कि कैसे उनको, हमें याद नहीं, मतलब हमें ज्ञात हो जाता है कि प्रस्तावना बंध चुकी है, हमें पढ़ाना चाहिए। अब है उद्देश्य कथन यानी क्या होता है, पर्पस हमारा क्या है कि पाठ ये हो। तो हमें देखना है कि रोचक हो, पहले तो क्लास रोचक होनी चाहिए और स्पष्ट भाषा में क्लास होनी चाहिए, ताकि जो क्लास है वो बंधी रह सके, बच्चों में वो चीज़ एक तरीके से बंधी हो जाए और बच्चे जो हैं स्पष्ट हो जाएं कि हमें क्या पढ़ाने जा रहे हैं सर या मैडम और हमें कैसे उसमें एक्टिव होना है। तो उद्देश्य कथन ये होना चाहिए। और तीसरा है प्रस्तुतिकरण हमें कैसे करनी है, अब हम इसको देखें। प्रस्तुतिकरण में आदर्श वाचन स्वस्वर होना चाहिए, शिक्षक बार बार उसको पढ़ाए और सही से उतार चढ़ाव के साथ पढ़ाए। अनुकरण, बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। शब्दार्थ कथन, शब्दों का अर्थ बताते हुए चलेंगे। शिक्षण और भाव परीक्षण शब्दों के प्रश्नों के माध्यम से जो है शिक्षक करते हैं। 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं, उनसे पता चल जाता है कि भाव स्पष्ट हुआ कि नहीं। भाव विश्लेषण एवं व्याख्या, तो इसमें क्या होता है कि भाव विश्लेषण करने के क्रम में जो बच्चे होते हैं, बच्चों से ही इसकी व्याख्या को पूछा जाता है और फिर उसमें हम देखते हैं कि बच्चों का भाव विश्लेषण जो स्टेज है वो कैसी है।
अब है हम ये मैंने बनाया हुआ था कि कैसे कैसे चरण चलते हैं, बाद में देखेंगे। अब है फोर्थ है तृतीय आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा। तो इसमें जो पद्य है, पद्य में जो भी आदर्श वाचन होता है वो 3 बार होता है, जबकि गद्य में केवल 1 बार होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो इसमें फिर से शिक्षक कराते हैं और फिर से छात्र जो हैं उसको पुनः उसका अनुकरण करते हैं। और सौंदर्य अनुभूति, यहाँ पे सौंदर्य की अनुभूति कराई जाती है। कविता सार, कविता का सार बताया जाता है। रचनात्मक कार्य, कविताओं को जब मार्मिक अर्थ बताया जाता है तो उनसे कुछ कविताएं विद्यार्थियों से सुनी भी जाती हैं कि उसके रिलेटेड कुछ तुलनात्मक हो तो बताओ, उससे कुछ रचनात्मक व्यवहारिक ज्ञान निकल के आ रहा है तो बताओ तो वो उसमें रचनात्मक कार्य में आता है। आवृत्ति पुनरावृत्ति प्रश्न विश्लेषण, तो इसमें क्या होता है, क्रम प्रश्नों के जो प्रश्न उत्तर की जो एक श्रृंखला होती है उसके माध्यम से हम उनमें पुनरावृत्ति विश्लेषण करते हैं। और मूल्यांकन, फिर हम छात्रों की भागीदारी को स्पष्ट करने के लिए उनका मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन में उससे संबंधित जो भी पद्य पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों को पूछकर पुनरावलोकन कर हमें क्लास में पता चल जाता है कि बच्चों में कितना उसका विकास हुआ है। फिर उनको हम होमवर्क देते हैं। तो अभी हम इसमें ही देख सकते हैं ये जो मैंने बनाया हुआ है। तो पहले क्या कराते हैं, पहले बच्चों में प्रस्तावना देखते हैं कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं। फिर उद्देश्य कथन स्पष्ट करते हैं कि बच्चों में उद्देश्य कथन स्पष्ट करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। फिर है प्रस्तुतिकरण कि जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको कैसे पहले हमें वाचन करना है, आदर्श वाचन, फिर उसका वो अनुकरण करेंगे। फिर इसी क्रम में चलते हुए हम उनकी भाव विश्लेषण देखेंगे। इस प्रकार उनकी कई सारी क्षमताओं यहाँ हम देख सकते हैं। फिर थर्ड वाचन होता है जहाँ फिर शिक्षक वाचन करते हैं, अनुकरण होता है, बच्चे फिर अनुकरण करते हैं। फिर सौंदर्य अनुभूति प्रश्न पूछते हैं, यानी कि उनको कितनी अनुभूति उससे हुई है, सौंदर्य की अनुभूति हुई कि नहीं, उससे संबंधित कुछ छोटे मोटे प्रश्न पूछकर उनके सौंदर्य अनुभूति को जानते हैं टीचर। फिर कविता सार टीचर प्रस्तुत करते हैं। फिर रचनात्मक कार्य देते हैं। फिर क्या होता है, आवृत्ति प्रश्न पूछते हैं। आवृत्ति प्रश्न पूछ के पता चल जाता है कि उनकी स्टेज क्या है। फिर मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में प्लस माइनस देखते हैं, कविता की प्लस माइनस चीज़ें पूछते हैं। जब उनको समझ में आ जाता है कि बच्चे इस स्टेज पे आ गए हैं कि वो अब सब कुछ निकालने में समर्थ हैं, तो उनको गृह कार्य के लिए उस चीज़ को दे देते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि इसकी कैसे पाठ्य योजना तैयार की जाएगी तो और कैसे गद्य को पढ़ाया जाएगा। तो अब हम देखते हैं पद्य शिक्षण में ध्यान योग देने बातें क्या हैं, कि पद्य शिक्षण को पढ़ाएं तो ध्यान योग देने बातें क्या होंगी। तो जब हम पद्य पढ़ा रहे हैं, पद्य पढ़ाने में हमें श्यामपट्ट का कम प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही हो तो कठिन शब्दों को लिखा जाए, नहीं तो श्यामपट्ट का प्रयोग कम होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण करने वाले विद्यार्थियों से कविता नहीं पढ़ानी चाहिए। अगर अशुद्ध उच्चारण होगा तो कविता पढ़ेगा तो बच्चों पे गलत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कम किया जाए, प्रश्नोत्तर कम किए जाए ताकि बच्चों में जो भी रसमग्न करने की क्षमता है वो ज़्यादा बोरियत ना होने लगे, ताकि वो प्रश्नोत्तर ही जवाब देने लगे तो उनका जो कविता का मर्म है वो छूट जाए पीछे। फिर है पद्य शिक्षण में कक्षा कार्य एवं निरीक्षण कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पद्य शिक्षण में क्या होगा, हमें उनको गृह कार्य कक्षा कार्य क्या हो सकता है, कक्षा कार्य यही हो सकता है कि चलो उस कविता को कंठस्थ कराया जाए, पर लेकिन इसमें कोई निरीक्षण कार्य नहीं बनेगा, क्योंकि हम निरीक्षण नहीं कर सकते हैं जब तक बच्चों में वो चीज़ डेवलप ना हो जाए। फिर पद्य शिक्षण में शब्द व्याख्या नहीं की जाती, केवल शब्दार्थ बताए जाते हैं। यानी कि जब पद्य शिक्षण कराएं तो उच्च लेवल में तो ये चलता है कि चलो व्याख्या करते चले, पर लेकिन जो हम माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे शब्दार्थ ही बताएं, ना कि उसकी व्याख्या करने लगे। फिर पद्य पाठ में चित्र आदि ना दिखाकर कल्पना को उत्तेजित करना चाहिए, यानी कि हम डायरेक्ट उस चीज़ को ना बताएं कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलहर बोलो की, तो हम उसमें ऐसा ना करें कि उसको चित्र ही ला के दिखा दें रानी जी का। हमें ऐसा करना चाहिए कि वो उनकी जो हम पढ़ें तो उनमें वो कल्पना निर्मित हो कि ऐसे लड़ाई हो रही है, ऐसे रानी जी भाग रही हैं घोड़ा लेके, तो उसमें वो चीज़ उनमें निर्मित हो सके, यानी कल्पना की शक्ति बढ़ सके, कल्पना वो तेजी से हो सके, उनमें ऐसी पाठ्य योजना करानी चाहिए। व्याकरण का विश्लेषण पर कम ध्यान दिया जाना चाहिए। पद्य शिक्षण में कम से कम 3 बार शिक्षण का आदर्श वाचन होना चाहिए। पद्य शिक्षण में बौद्धिक विकास के स्थान पर भावात्मक विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। शिक्षक
शिक्षक का काव्य रसिक होना आवश्यक है। अगर शिक्षक ही काव्य रसिक नहीं होगा तो छात्र भी उसके प्रति एक्टिव नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमने देख लिया है पूरी सीरीज़ देख ली है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण में पहले हमने सबसे पहले देखा कि गद्य शिक्षण होता क्या है, हाँ गद्य शिक्षण है क्या, उसका अर्थ पता चल गया, परिभाषा देखी, उसमें हमें रामचंद्र शुक्ल जी की देखनी है। और फिर हमने पद्य के मूल तत्व देखे जो 2 तत्व हैं, भाव तत्व, कला तत्व, हाँ फिर उसके अन्य तत्व हैं। फिर दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के आधार पर बांटा गया है। फिर है पद्य सौंदर्य अनुभूति के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं, हमने वो देख लिए क्या क्या हैं। पद्य शिक्षण की विशेषताएं देख ली, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। फिर पद्य शिक्षण के समान उद्देश्य देखें। फिर विभिन्न स्तरों पे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च लेवल पे देखा क्या क्या है उसके उद्देश्य हैं उसको कराने के। पद्य शिक्षण का महत्व देखा क्या है। फिर पद्य शिक्षण की विधियाँ देख ली, कौन कौन सी विधि का उपयोग करके पद्य शिक्षण कराया जा सकता है। फिर हमने देखा पद्य शिक्षण के साधक यानी अभिरुचि उत्पन्न करने के साधक, पद्य शिक्षण में उनकी अभिरुचि हो ऐसे कौन कौन से साधक हो सकते हैं जैसे बच्चों को मोटिवेट किया जाए। फिर है कविता शिक्षण के या पद्य शिक्षण के सोपानों में हमने देखा प्रस्तावना बनानी पड़ेगी, पहले सर्वप्रथम प्रस्तावना, फिर उद्देश्य, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन, फिर छात्रों का अनुकरण, फिर पुनः वाचन, फिर पुनः अनुकरण, फिर सौंदर्य अनुभूति प्रश्न, फिर कविता सार, फिर रचनात्मक कार्य के आगे यहाँ पे था रचनात्मक कार्य के बाद आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे, फिर मूल्यांकन, फिर गृह कार्य। इस तरह हमने पाठ्य योजना पूरी देख ली। फिर पद्य शिक्षण में ध्यान देने बातें यानी कि क्या क्या यूज़ नहीं करना चाहिए उसको पढ़ाने के क्रम में। इस तरह हमने पूरा पद्य शिक्षण देख लिया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है हिंदी शिक्षण की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।